देखो यार, अगर इतना कर लिया है ना तो अब हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अपन अब पीवाईक्यूज करेंगे बेसिकली। इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी के पीवाईक्यूज जो 2025 में आपके पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, है ना। 2025 में जो आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन के, वो वाले डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल पेपर की कटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ताकि आपको एग्जाम वाला जो फील है वो आ सके और अपना काम भी आराम से हो सके। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वे, राइट। सो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। स्टैटिक मित्रा सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। सो ये सीरीज कंटिन्यूसली चलेगी, पर सब्जेक्ट चलेगी। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बराबर से काम किया गया है। सो स्टे ट्यून्ड। आइए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका कि निवेश के संदर्भ में विचार कीजिए। 2025 का क्वेश्चन है। आपको वर्ड्स से ही चीज़ें क्लियर होने लगेगी। ठीक है। विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। ये जो चार चीज़ें दी हुई है कि बॉन्ड, स्टॉक, प्रतिरक्षा निधियां यानी हेज फंड्स यानी जोखिम, और चौथा है जोखिम पूंजी। यहाँ पे दिया गया कि उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है, यानी इनमें से कितने जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है। अब देखो, आप सब जानते हैं कि अल्टरनेट का मतलब ही क्या होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि जो चीज़ किसी तरीके से नहीं की जा सकती बट दूसरे तरीके से की जा सकती है। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कोई ना कोई जो तरीका उसका निकाला जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट का तरीका और क्या हो सकता है। सो देखो, अल्टरनेट क्या बॉन्ड होते हैं क्या? डेफिनेटली सेबी इसको रेगुलेट करता है, इसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है। तो बॉन्ड और स्टॉक तो नहीं हो सकते, ऑब्वियस ही बात है, नहीं हो सकते। ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन यहाँ से कट गए। ठीक है। इसके बाद आप देखो, प्रतिरक्षा निधि यानी हेज फंड्स और जोखिम पूंजी, ये दोनों ही ऐसी चीजें दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी क्या है, एक तरह से एक अल्टरनेट बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। ठीक है। तो इकोनॉमी में जब आप टर्म्स समझ लोगे ना, जब आप टर्म्स समझ लोगे तो आपको वो चीज़ें आराम से समझ में आने लगेगी। सो माई बेस्ट एडवाइस टू यू कि आप उसकी टर्म्स को समझिए। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दो करेक्ट हो जाएंगे। और जनरली मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स जो है ना, जो ट्रेंड वो भी बताता चलूंगा, ताकि आपको ये पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें इस तरह के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि केवल 1 2 3 4 है ना, इस तरह के, उनमें क्या ऑप्शन होता है। तो जनरली मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बट मैं आपको 35+ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगा जिसमें कि आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें आप डायरेक्ट ट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें भी आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पे जनरली इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें दोनों ऑप्शन ही सही होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि आसान शब्दों में, जैसे पारंपरिक निवेश जो होता है आपका एफडी, स्टॉक या बॉन्ड के अलावा जो भी निवेश के रास्ते होते हैं उन्हें वैकल्पिक या अल्टरनेट कहा जा सकता है। भारत में सेबी एआईएफ यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का रेगुलेशन 2012 के तहत इनमें परिभाषित किया गया है। यह अमीर निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके जटिल जगहों पर निवेश के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कि कितने टाइप के जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। तो इसकी कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में कौन कौन आता है कि वेंचर कैपिटल फंड आते हैं, इसके अलावा एंजल फंड्स आते हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आते हैं, सोशल वेंचर फंड्स आते हैं। ये आपके कैटेगरी 1 में आते हैं। ये डीप क्वेश्चन बने तब की बात है, बट इतना डीप क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बनाती है। स्टिल एक नॉलेज के लिए कि वेंचर कैपिटल हो गया, एंजल फंड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो गया या सोशल वेंचर हो गया, आपकी कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं। कैटेगरी 2 में कौन कौन आएंगे कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, ये सारी चीज़ें आपकी कैटेगरी 2 में आती है। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसके अंदर आपके, जैसे कि हेज फंड्स पूछा गया है ना, जो आपका ऑप्शन था जो फोर्थ, उसमें हेज फंड्स था, तो ये आपका कैटेगरी 3 वाला जो है फंड का एक तरीका है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड, ये भी आपका 3rd कैटेगरी में फॉल करता है। सो बेसिकली ट्रिक क्या है कि ट्रेडिशनल मतलब जो आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो यानी स्टॉक और बॉन्ड्स, और अल्टरनेट का मतलब जो खास जोखिम भरे हो वो हेज फंड्स जो है आपके वेंचर कैपिटल में आते हैं। तो एआईएफ का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। ट्रेडिशनल और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ये जनरली पूछे जाते हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे बॉन्ड जो आपके पारंपरिक होते हैं, है ना, ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? सरकारी या कॉर्पोरेट जो ऋण होता है उसका सामान्य तरीका है। हेज फंड क्या होते हैं? हेज फंड आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में आता है, मतलब वैकल्पिक तरीका है ये एआईएफ है, डेफिनेटली है। कैटेगरी 3 के अंदर आता है, मार्केट के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाता है, इसलिए हेज फंड जो है नाम दिया गया है। हेज का मतलब होता है धुंध, यानी धुंध जो होती है वो उसको हेज बोलते हैं, राइट। उस तरह भी आप इसको समझ सकते हो। जब आप टर्मिनोलॉजी को समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी।
ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉक आप सब जानते हैं ये पारंपरिक नहीं है, ये डायरेक्ट जो है एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, तो ये आपका अल्टरनेट में नहीं आता, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है, यानी ट्रेडिशनल के अंदर आता है। शेयर बाजार में सीधा निवेश का तरीका है, एआईएफ नहीं माना जाता। वेंचर कैपिटल आपका वैकल्पिक है, डेफिनेटली है, ये कैटेगरी फर्स्ट में आता है। वेंचर कैपिटल जो नए स्टार्टअप्स को में पैसा लगाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि वेंचर कैपिटल यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ आपके जो है रिजर्व बैंक, ठीक है। इसमें कौन कौन से आपके रिजर्व बैंक के जो आय के स्रोत है उनके बारे में डिस्कस करेंगे नाउ। सॉरी, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे जो दी हुई है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, ठीक है, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, पेंशन निधि प्रबंधन, निजी कंपनियों को ऋण देना, करेंसी नोटों का मुद्रण, इनमें से कौन कौन से आरबीआई की इनकम के सोर्सेज है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आप चाहो तो 2 सेकंड का पॉज ले सकते हो वीडियो पे और इसको अटेम्प्ट भी आप कर सकते हो। नाउ देखो, ट्राई करते हैं समझने का। इसमें देखो सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, सरकार के जो बॉन्ड होते हैं वो उनका खरीद फरोख्त कौन करता है, आरबीआई करता है, राइट। आप ये ध्यान रखेंगे कि आरबीआई के बॉन्ड, अगर यहाँ पे लिखा होता कि केवल केवल अगर सरकारी बॉन्डों का क्रय ही आरबीआई का जो इनकम होता है, नहीं, खरीदना और बेचना यानी सेल एंड परचेज दोनों ही जो आरबीआई की इनकम के सोर्स होते हैं। विदेशी मुद्रा जो फॉरेन करेंसी होती है उसको खरीदना और बेचना आरबीआई के इनकम के सोर्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। अब आप सब समझते हैं कि पेंशन निधि का प्रबंधन आरबीआई का इनकम सोर्स नहीं है। आप सब जानते हैं पीएफआरडीए करके एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है जो पेंशन निधि को रेगुलेट करती है, आरबीआई का इससे कोई लेना देना नहीं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ से कट जाता है, ठीक है। थर्ड जैसे ही कटेगा आप ऑप्शन नंबर बी को काट देंगे यहाँ से और सी को भी काट देंगे। अब आपके पास ए और डी बचा यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे भी है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे भी, ऑप्शन 5 को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये इसमें आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण क्या आरबीआई की इनकम का सोर्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। बट मैं आपको इनका क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि आरबीआई द्वारा जो नोटों का मुद्रण किया जाता है वो तो इनकम सोर्स होता है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पांचवा सस्पिशियस है यहाँ पे मुद्रण, सिनर्जी नोट होता है उसको अपन आगे देखेंगे, वो आरबीआई की इनकम का सोर्स होता है, बट दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। तो ये इसकी वजह से ये ऑप्शन जो आपका गलत हो जाता है। ऐसे में आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या चीज़ है, एक्सप्लेनेशन देखो, आरबीआई एक लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, लेकिन अपनी गतिविधियों से वह सरप्लस कमाता है जो जिसे वह भारत सरकार को ट्रांसफर भी करता है। आरबीआई क्या है कि मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं, सरकारी जो बॉन्ड होते हैं, प्रतिभूतियां होती हैं, उन पर मिलने वाला जो कूपन या ब्याज होता है वो आरबीआई की इनकम का सोर्स होता है। इसके अलावा जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ या ऑपरेशंस होते हैं उसमें दिए गए लोन यानी रेपो रेट पर मिलने वाला ब्याज भी आरबीआई की इनकम होती है, ठीक है। फॉरेन एसेट्स जैसे विदेशी बैंकों में जमा धन या विदेशी बॉन्ड्स पर जो ब्याज मिलता है वो भी आरबीआई की इनकम का सोर्स होता है। एक यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि आरबीआई की इनकम के सोर्सेज क्या क्या है ना, इनकम सोर्सेज ऑफ आरबीआई, और इसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ दी आरबीआई, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इनकम सोर्सेज क्या होते हैं आरबीआई के, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फॉरेक्स ऑपरेशंस, करेंसी इशुएंस, लेंडिंग टू बैंक्स, ये आरबीआई की इनकम के सोर्स होते हैं। और एक्सपेंडिचर आप सब समझते हो, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, एम्प्लॉय सैलरीज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस वगैरह वगैरह, ये सारे जो आरबीआई की इनकम के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट में मूव करेंगे तो आप देखेंगे थर्ड जो क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आप इसको एक एक ऑप्शन को यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ पे एक जो पांचवा ऑप्शन था उसको समझेंगे कि नोटों की छपाई आरबीआई की बेसिकली जो है इनकम नहीं होती है, ठीक है। नोट छापना और बांटना आरबीआई का खर्च है, नहीं कि एक्सपेंडिचर, ये आय नहीं है। हालांकि जो सिग्नेचरेज होता है एक टर्म है, लेकिन छपाई की प्रक्रिया अपने आप में आय का स्रोत नहीं होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी इन तीनों में नहीं है, इन दोनों में है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आगे मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। बेसिकली जब क्वेश्चन आया था तो लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि इतना डिटेल में कोई याद भी नहीं रखता है और ये चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करती है, ठीक है। नाउ इसके बाद में यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि संगठन दिया गया है, इस संगठन का काम क्या है और ये संगठन किसके अधीन कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको बताना है करेक्ट करके कौन सा इनमें से करेक्ट है, ठीक है। नाउ ईडी प्रवर्तन निर्देशालय इन्फॉर्मेशन डायरेक्टोरेट के बारे में दिया गया कि ये इस संगठन की कार्य क्या है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन ये करता है, ठीक है। और ये किसके अधीन कार्य करता है, तो आंतरिक सुरक्षा विभाग यानी प्रभाग 1 गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है।
इसमें जो ये ऑप्शन, इसमें सेकंड ऑप्शन है कि राजस्व आसूचना निर्देशालय ये सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को परिवर्तित करता है, यानी उनको एग्जीक्यूट करता है या इन्फोर्स करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है या राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है। थर्ड है आपका प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने, कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहत आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करना, ये राजस्व विभाग के या वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। तो आप इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस आप कब कर पाओगे, जब आपको या तो इन्फॉर्मेशन होगी या फिर आप जानते हैं कि जैसे ईडी सब जानते हैं, बाकी दो आप जाने नहीं जाने, बट आप जो है ईडी के बारे में आप जानते होंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ईडी अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है या गृह मंत्रालय के अंडर, आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब आप सब जानते हैं गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं अर्धसैनिक बल और सैनिक बल वगैरह वगैरह आते हैं। सैनिक बल तो हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री में आते हैं, बट ये आरबीआई प्रवर्तन निर्देशालय जो है आपका किस में आता है, ये इसमें नहीं आता, गृह मंत्रालय में नहीं आता, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। नाउ राजस्व आसूचना निर्देशालय, एक बार की आप इसको समझिए कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को परिवर्तित ये करता है, ठीक है। राजस्व विभाग मंत्रालय के तहत ये आता है, डेफिनेटली ठीक है। प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, इसमें बेहतर नीति और करवंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहद डेटा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, यहाँ पे जो लिखा गया है उसको एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली ये वाला सेंटेंस है, और ये तो ऑब्वियस ही बात है आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी राजस्व मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी वापस केवल दो ऑप्शन जो है आपके ठीक हो जाएंगे। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि ईडी आपका जो है आपका बेसिकली क्या, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का परिवर्तन है, ठीक है। किसका परिवर्तन, 2018 का, ठीक है। नाउ किस मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। राजस्व आसूचना निर्देशालय यानी डीआरआई सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को परिवर्तित करता है, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत आता है, डेफिनेटली ये करेक्ट हो गया। सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय यानी डीजी सिस्टम आपका बेहतर नीति और करवंचकों को पकड़ने के लिए डेटा विश्लेषण है, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंदर ये आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ इसका आप एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय अक्सर समाचार में रहने वाला ये संगठन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, न कि आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये पीएमएलए और एफएमए जैसे कानून, फेमा जैसे कानून है उनको देखता है। बाकी मैंने आपको बताया है ये तस्करी विरोधी यानी एंटी स्मगलिंग एजेंसी आपके डीआरआई, और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के तहत वित्त मंत्रालय में काम करती है। और आपका डीजी जो सिस्टम होता है यह भी सीबीआईसी के तहत एक तकनीकी विंग है, और जीएसटी और सीमा शुल्क कस्टम में धोखाधड़ी के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करती है। सो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऑप्शन यहाँ पे दो जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको भारतीय रिजर्व बैंक क्वेश्चन जो आपका फोर्थ, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें पहला फैक्ट होता है, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन होता है। कभी कभी इन क्वेश्चंस को डील करने का ये भी तरीका होता है कि आप एक को दूसरे के साथ लिंक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आप लैंग्वेज आपको अगर हिंदी समझ में आती है हिंदी को रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आप 2 सेकंड का पॉज लेके इसको सोल्व कर सकते हैं, इसके बाद अपन इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। नाउ भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट यानी बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यहाँ पे लिखा गया है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSC, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। इसके अलावा सेकंड जो क्या है ऑप्शन इसमें कि भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्य रूप से गैर वित्तीय स्वरूप के हैं, गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। आप इस चीज़ को आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आप जब समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें ये या तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होंगे या फिर ये जो है आपका एक सही होगा एक गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है क्या चीज़, देखिए। अब आप लोग सभी जानते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे क्या दिया है, कंपनी सबमिटिंग। अब कंपनी से आरबीआई का क्या लेना देना है ये आप समझें। कंपनी से आरबीआई का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कंपनीज को मैनेज कौन करता है, आपका सेबी की जितनी भी गाइडलाइंस होती है वो कंपनीज के लिए होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती है न कि इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो आरबीआई का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, तो आरबीआई वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो गया, और आपका ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है जो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है।
बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का रोल इकोनॉमी पढ़ते हैं तो ज़्यादा ही अपन आरबीआई को रिपीट करते हैं, बट वहाँ पे कभी न कभी इस तरह की टर्म्स को अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे से भी लिख देता हूँ तो ये क्वेश्चन पूरा दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बिजनेस वाली बात आ रही है और प्लस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वगैरह वगैरह सब सेबी से रेगुलेशन होता है ये, न कि आरबीआई से। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नाउ इसके बाद में नेक्स्ट आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओनली ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि सेबी ने 2021 में इसको पेश किया था। ठीक है, और इसका नियामक कौन है? सेबी है। ठीक है, बीआरएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वगैरह वगैरह मापना, ईएसजी। ठीक है, ईएसजी क्या है? आपका एनवायरमेंट पे असर कैसा है, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी कैसी है और गवर्नेंस कैसा है, इसको मापता है। नॉन फाइनेंशियल टाइप का है कि समाज के प्रति इनकी जिम्मेदारी क्या होती है कंपनियों की, उसको मापने का एक तरीका है कि ये जो ऑपरेशंस करती है कंपनियां, क्या वो समाज, देश और गवर्नेंस के लिए ठीक है कि नहीं है, उसको मापने का एक जरिया है, एक तरीका है। ठीक है, सेबी इसका रेगुलेशन करती है, इस तरह आप ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, नाउ इसके बाद में पांचवा एक प्रश्न अपना है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपका ये हो गया। ठीक है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझने की जरूरत है, यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर की ये डेफिनेशन क्या होती है, या फिर एग्रीकल्चर की जो बेसिकली इनकम की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलापों को आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। आप सब जानते हैं ये बिजनेस का एक टाइप है, राइट। ये एग्रीकल्चर में काउंट नहीं होता, ये एलाइड सेक्टर में आता है। सो ये आपका बिजनेस टाइप का होता है, ये इनकम जो है टैक्सेबल होती है। सो आपका ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। ठीक है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कृषि भूमि की बात आ रही, जब यहाँ पे लैंड की बात आ गई तो डेफिनेटली कृषि भूमि को डेफिनेटली कर से छूट मिलती है, बट ये बिजनेस के टाइप है, इनको छूट नहीं मिलती है। सो यहाँ पे आपका क्या ठीक हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? यहाँ पे आपको क्या समझना था? आपको ये समझना था कि एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है जिस पर टैक्स नहीं लगता, राइट। आपको ये समझने की जरूरत थी। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, फिर भी आप ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हो कि आयकर अधिनियम के तहत केवल प्राथमिक कृषि कार्य जैसे फसल उगाने से होने वाली आय ही कर मुक्त है। संवर्गीय कार्य यानी अलाइड एक्टिविटी जैसे कि कुक्कुट पालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या डेयरी फार्मिंग को कृषि आय एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। इन गतिविधियों से होने वाली आय पर व्यावसायिक आय यानी बिजनेस इनकम की तरह टैक्स लगता है। तो आपका सी स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड आपका ऑप्शन था कि क्या कृषि भूमि कैपिटल एसेट है। डेफिनेटली कृषि की भूमि जो होती है वो कैपिटल एसेट होती है, बट आयकर अधिनियम की धारा 2 सब क्लोज 14 के अंतर्गत या उसके अनुसार ग्रामीण कृषि भूमि यानी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को पूंजीगत परिसंपत्ति की परिभाषा से बाहर रखा गया है। ठीक है, इसको परिभाषा से बाहर रखा गया है, एक क्लोज डाल के इसको बाहर रखा गया है। ठीक है, फायदा क्या है? चूंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है इसलिए इसे बेचने पर होने वाले मुनाफे पर पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। नोट, शहरी कृषि भूमि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पर टैक्स लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कभी नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं या इस बार के प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो इसका आप खास ध्यान रखेंगे। नाउ इसके बाद अपन आगे मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जस्ट गिव ए सेकेंड। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन के बाद में ऐसा न्यूमेरिक लगाया ताकि आपको चीज़ें क्विकली रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी ही सही, बट स्टिल यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ताकि आप क्विकली इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो, फसल उगाना जो आपका कर मुक्त है, शुद्ध कृषि आय होती है ये। कुक्कुट पालन कर योग्य है, डेयरी फार्मिंग आपका कर योग्य है, और ग्रामीण कृषि भूमि की बिक्री भी जो है आपकी टैक्स फ्री होती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ये कैपिटल एसेट में नहीं आती है। इसको जो है बेसिकली आपका एक क्लोज डाल करके इसको अलग किया गया है टैक्स से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर जो शहरी जो कृषि भूमि होती है, शहरी जो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड होती है वो आपका टैक्सेबल होती है, आप ध्यान रखेंगे उस चीज़ के बारे में। नाउ आपका सिक्स क्वेश्चन है कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। ठीक है, आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन में अगर पढ़ूंगा पैरेलली तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। जनरली कभी कभी क्या होता है कि आप इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ सकते हो, हिंदी पे पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे आपको
क्लियरिटी आपकी जो कंफर्टेबल जिसमें आप उसको पढ़ सकते हैं, बट जनरली जिनको जैसे कि एक बार आपको हिंदी में पढ़ा आपको समझ में नहीं आया, आप इंग्लिश में जाओ, वहाँ पे आपको क्लियरिटी समझ में आती है। मैंने कई बार जब क्वेश्चन मैं एग्जाम में करता हूँ उस टाइम पे मेरे को फील होता है कि जब मैंने हिंदी का पढ़ा तो मुझे कम समझ में आया, बट मेरे को इंग्लिश का पढ़ा जब ज़्यादा समझ में आया। कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश का पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, बट हिंदी में चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ में आई। तो आप ये आपकी चॉइस का मामला है, या कंडीशनल चीज़ें हैं कि आप किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को डील करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यू कैन रीड दैट, राइट। नाउ इसमें अपना मेन चीज़ जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है यहाँ पे देखो। भारत कृषि खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है कि भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। देखो यहाँ पे एक चीज, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा जो स्टेटमेंट है, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, जब ये एक्ट वगैरह पूछते हैं ना आपसे, वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग नहीं होता है, वो जनरली वो करेक्ट हो जाता है। जैसे कि टेबल वाले फॉर्मेट में तो फिर वो पूरी लाइन ठीक होती है, बट अगर जैसे कि अपन ने जो ईडी वाला क्वेश्चन देखा था उसमें तो चीज़ें गलत क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पर मिनिस्ट्री चेंज थी। बट सिंगल स्टेटमेंट जैसे कि है ना, तो ये सही होता है जनरली। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो ज़्यादा एक्सट्रीम वाले होते हैं ना, उसमें आपको वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ये क्या कह रहा है कि भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है, ऑब्वियस सी बात है नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप सेकंड को काट दोगे यहाँ पे ना, तो आपका ऑप्शन ए गया, बी गया, डी गया, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी ये है कि नहीं वो आप छोड़ो, बट यहाँ पे अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सट्रीम मतलब जो है कि हाँ यार, मतलब एक कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती, वो साधन संपन्न नहीं होता, डेफिनेटली नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस तरह जो फैक्ट दिए हुए होते हैं वो भी गलत होते हैं, कोई डाटा अगर फैक्ट दिया हुआ है वो भी आपको गलत डेफिनेटली मिलेगा वो। ऐसे में कई क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको आने वाली सीरीज में, जब आपको पता लगेगा कि साइंस टेक के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि जिनमें डेटा इस तरह दिया हुआ है, जिनमें कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, वो चीज़ें गलत होती है, और उन क्वेश्चन के अंदर आपका नॉलेज कितना उस पर मायने नहीं रखता, आप वैसे उन क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन, तो देखिए एमएसपी का हिस्सा है क्या भारत, एमएसपी का हिस्सा है बेसिकली खनिज सुरक्षा भागीदारी, एमएसपी जिसको बोलते हैं, है ना, माइनिंग सिक्योरिटी पार्टनरशिप बोलते हैं इसको। अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना। स्थिति क्या है, भारत जून 2023 में इस साझेदारी में शामिल होने वाला एकमात्र विकासशील देश बना, ये ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या भारत 30 खनिजों में साधन संपन्न है, भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल की पहचान की है, लेकिन इसमें साधन संपन्न नहीं है वो। वास्तव में भारत इनमें से अधिकांश के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, आयात करता है भारत, विशेषकर कहाँ से, चाइना से, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, साधन संपन्न नहीं है, इस पे जोर मेनली इसी पे है, ठीक है। 2023 का कानूनी संशोधन किया था, एमएमडीआर अधिनियम 2023 में बड़ा संशोधन किया गया। इसके तहत 6 महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लिथियम को परमाणु खनिजों की सूची से हटाकर केंद्र सरकार को उसकी नीलामी ऑक्शन करने की शक्ति दी गई, ताकि निजी क्षेत्र भी इसमें निवेश कर सके, वगैरह वगैरह। ये पूरा स्टेटमेंट आपका वैसे भी करेक्ट था, ठीक है। नाउ इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि मिनरल जो आपका महत्वपूर्ण खनिजों का परिदृश्य, लिथियम जो आपका ईवी बैटरी में यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है, अत्यधिक आयात पर निर्भर पड़ता है, डेफिनेटली बाहर से मंगाना पड़ता है, चाइना से जनरली। कोबाल्ट क्लीन एनर्जी में काम आता है, आयात पर इस पर भी डिपेंडेंसी है। दुर्लभ मृदा तत्व जो होते हैं आपके रेयर अर्थ में जो आपके एलिमेंट होते हैं, ये डिफेंस में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। सीमित भंडार भारत के पास का रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ नहीं है बेसिकली। अगर भारत के पास ये क्रिटिकल मिनरल है भी, तो वो उनकी बेसिकली टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है उनको एक्सट्रैक्शन की, इसलिए वो चीज़ कॉस्टली पड़ जाता है इंडिया में, इसलिए बाहर से फिर इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ना इसके बाद आप कुछ जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, उसको आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू एक मैप में आपको ये चीज़ दिखाएं कि कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्रिटिकल मिनरल्स में यूएसए के पास बेरिलियम और हीलियम के जो भंडार है वो आपके पास 90%, 73% मिलेंगे। फ्रांस के अंदर है, टर्की के अंदर बोरेट है,
DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ील के अंदर नीबियम 90% पाया जाता है, रवांडा, थाईलैंड वगैरह में, ये सारा आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रशिया में पैलेडियम 46% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो देखो यहाँ पे जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। अपन जब भी शेयर मार्केट पढ़ते हैं तो वहां पे स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं बॉन्ड के बारे में। आप सब जानते हैं स्टॉक की प्राइजेस अप एंड डाउन होती है, बट बॉन्ड जो है किसी न किसी बाइंडिंग पे डिपेंड होता है, किसी न किसी एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, और वो उसकी प्राइजेस मार्केट के हिसाब से चलती है, वो चलती है एग्रीमेंट में क्या लिखा गया, किस तरह का एग्रीमेंट है, उस पर डिपेंड करती है। सो बॉन्ड डेफिनेटली दे आर सेफर देन दी स्टॉक्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है यहाँ पे। बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। डेफिनेटली ठीक बात है कि स्टॉक्स के अंदर आप एज ए उसकी इक्विटी आपने ली हुई है, इक्विटी मतलब शेयर धारक हो आप उसके, उस कंपनी की एक तरह से उसमें आपकी हिस्सेदारी। जबकि बॉन्ड धारक क्या होते हैं, उसको ऋण देने वाले होते हैं, एज ए ऋणदाता होते हैं उसके। तो ये भी ठीक बात है, ठीक है। नाउ इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि पुनर्भुगतान के प्रयोजन से किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। डेफिनेटली जिससे ऋण लिया है उसको सबसे पहले चुकाना होता है, तो डेफिनेटली बॉन्ड धारक क्या है, एक तरह से ऋणदाता थे, तो उनको सबसे पहले देना पड़ता है। तो ये भी एक ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, और आपका फर्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। नाउ इसके बाद आप इसको यहाँ से जो आपका एक चीज़ है कि इक्विटी क्या होता है, इक्विटी में आपका हायर रिस्क रहता है, बट इसमें हायर रिवार्ड भी होते हैं। जहाँ रिस्क होती है वहाँ पे ही इस कोर्स है ना, ऐसे लेमन टर्म में बोल सकते हैं, रिस्क है बट वहाँ पे क्या है, आपको रिवार्ड भी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। रिस्क लेनी पड़ती है, वो वाली चीज़ है यहाँ पे, बट इक्विटी है वो आपका हिस्सा है। डेब्ट आपका बॉन्ड होता है, इसमें लो रिस्क रहती है, और फिक्स्ड जो आपका रिवार्ड होता है कि जैसे कि 10 लाख का 10 लाख का बॉन्ड है, आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिला 10% के, आपने 9 लाख में वो खरीद लिया, बट जब आपको मैच्योरिटी उसकी पूरी होगी तो आपको 10 लाख मिलेंगे, मतलब आपको 1 लाख रुपए की जो है इनकम होगी उससे, बट ये फिक्स है, 1 लाख ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे। इसको दूसरे एग्जांपल से समझे तो 9 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किया स्टॉक मार्केट में, ठीक है। 9 लाख या आपके 15 लाख भी हो सकते हैं, और ये आपके 5 लाख भी बन सकते हैं अगर मार्केट में ठीक स्थिति नहीं रही तो, ठीक है। आप समझ गए इस चीज़ को, बेसिकली आप सब जानते हैं इस चीज़ को बारे में, ठीक है। इसके बाद आप इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और ये चीज़ें वापस यहाँ पे आप समझ सकते हैं। नाउ इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ कि बॉन्ड जो होते हैं और स्टॉक होते हैं उसमें आपका क्या क्या रिलेशन होता है, रिश्ता क्या होता है। आप लेनदार की तरह होते हैं बॉन्ड के अंदर, और स्टॉक के अंदर मालिक होता है जो स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो। रिटर्न क्या होता है, निश्चित ब्याज होता है बॉन्ड के अंदर, इसमें लाभांश डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड आपका स्टॉक मार्केट में मिलता है, शेयर की कीमत घटती बढ़ती है उसके हिसाब से। जोखिम बॉन्ड में कम होती है और स्टॉक में ज़्यादा होती है। प्राथमिकता पुनर्भुगतान में पहली पसंद जो है आपका बॉन्ड होता है, जबकि पुनर्भुगतान में अंतिम पसंद जो है स्टॉक मार्केट होती है। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास 2 बॉन्ड हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 बॉन्ड है 5-5 लाख के, ठीक है। और मेरे पास सपोज करो कि 5 स्टॉक है, ठीक है, 5 शेयर मैंने खरीदे हुए हैं, ये इनकी भी वैल्यू है 5 लाख की। बट मेरे को किसी को पैसा चुकाना है, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि स्टॉक की जो वैल्यू है, जब मैं ये बंदा इसको लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि स्टॉक की वैल्यू आज 5 लाख रुपए है, क्या पता कल को ये 3 लाख रह जाए, बट बॉन्ड की वैल्यू 5 लाख ही रहनी है, क्योंकि ये फिक्स है, इसमें कोई घटत बढ़त नहीं होनी है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू पे आते हैं। इसलिए बॉन्ड ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं खरीद मतलब कि लोन पे करने में वगैरह में। जैसे आपको किसी को ट्रांसफर कर सकते हो तो बॉन्ड ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसको समझ सकते हो। नाउ इसके बाद 8th क्वेश्चन आपका कि वैश्विक स्तर पर सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। यहाँ पे इसको ठीक से पढ़ेंगे कि इंडिया अकाउंट फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिट्स ए ग्रेट बूम, ठीक है। समझ में आई कुछ बात? देखो, वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है? सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं।
हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय में हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, एक और चीज, छोटे निवेशकों को या तो विकल्प बाजार जोखिमों की चेतावनी देने या इस पर अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। डेफिनेटली गलत है। क्यों नहीं है भाई? सेबी है ना, वो किस लिए है? ठीक है, तो आपके सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ से डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं। क्या इक्विटी ऑप्शन पे भारत ग्लोबल लीडर है। ठीक है, तो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक एनएसई दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया। वैश्विक स्तर पर इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत में रिटेल निवेशकों की संख्या बढ़ने से ऑप्शन ट्रेडिंग में बूम आया है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बूम आया है। इस बार के बजट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला जो ऑप्शन ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो इसका वीडियो भी आप एसटीटी में जो हाइक आया उसका वीडियो भी आप देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा। एक्चुअली ये है क्या, ये भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, बट ये जो आपको जो इंसाइट मिल रही है ये आपको इस वाले एग्जाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 2025 का PYQ है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सो यहाँ से जो ऑप्शन जो एक्स्ट्रा इंसाइट्स आपको मिल रही उस पर क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे प्रीलिम्स 2026 में। ठीक है, भारत बनाम हांगकांग। जनवरी 2024 में भारतीय शेयर बाजार का कुल पंजीकरण मार्केट के $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, जिसे भारत में पहली बार हांगकांग को पीछे पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने का गौरव भी प्राप्त किया था। डेफिनेटली भी ठीक हो गया। अपने को नहीं पता एग्जाम में, अपने को मे भी स्टेटमेंट पता नहीं होता, बट आप ये तो जानते ही हो कि यहाँ पे नियामक निकाय नहीं है क्या? डेफिनेटली है, सेबी आप सब जानते हैं। तो उनके जोखिमों के प्रति आगाह करता रहता है। और आप सब जानते हैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था, बाकी बचे हुए सारे सही थे, क्योंकि तीसरा ऑप्शन सब जगह अवेलेबल था वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। ऑब्वियस ही बात है, ठीक स्टेटमेंट लग रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के उपयोग को कम करती है। लेट्स सी, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। डेफिनेटली ये तो ठीक है। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस में उत्सर्जन को कम करती है, ये भी ठीक लग रहा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि जो ये देखो एक स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि अर्थ इकोनॉमी में तो रॉ मटेरियल ही सब कुछ होता है ना, रॉ मटेरियल का प्रयोग कम करती है। डेफिनेटली कैसे? क्योंकि चक्रीय अर्थव्यवस्था है कि जो पहले मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी जिन प्रोडक्ट्स की, उनसे जो रिमेनिंग बचे हुए उसी को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा सकता है। तो वो आपका क्या हो गया, वापस रॉ मटेरियल के रूप में काम आ जाएगा। तो नए रॉ मटेरियल को आपको यूज में लेना नहीं है, तो उसके इस्तेमाल को यहाँ पे कम किया जा सकता है। तो डेफिनेटली ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो 9th ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको यहाँ पे आप ठीक से पढ़ सकते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी एक बंद लूप की तरह काम करती है। नाउ यहाँ पे आपको अपव्यय कम करना, कच्चे माल का कम प्रयोग हो जाता है, उत्सर्जन में कमी होती है। इस तरह आप इसको देख सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना 10th कि पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। यानी कैपिटल रिसीप्ट्स क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड, उधार ग्रहण या विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां यानी बोरोविंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स। बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स आर द कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयताओं का सृजन करता है। यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट ए लिएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट ए लिएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स। कैसे? दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत है। ये कैसे हो सकता है, राइट? सो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी आपके बचे हुए दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। देखो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरकारी बजट में 2 तरह का पैसा आता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां वह हैं जो सरकार का कर्ज बढ़ा दे या उसकी संपत्ति को कम कर दे। देखो पहला बिल्कुल ठीक है, यदि सरकार लोन लेती तो वह देयता यानी लिएबिलिटी है। यदि वह अपनी कंपनी या PSU का हिस्सा बेचें तो वह परिसंपत्ति एसेट में कमी है। तो ऑप्शन नंबर ठीक फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट था कि उधार जो होता है, बोरोविंग्स जो होती है, एक प्रकार का कर्ज है यानी लिएबिलिटी को बढ़ाता है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? सरकारी कंपनी के शेयर बेचना यानी एसेट को घटाता है। दोनों पूंजीगत प्राप्तियों के ठीक उदाहरण है, इसलिए ये भी ठीक हो गया। लेकिन जो ब्याज की प्राप्ति होती है, जब सरकार ने किसी को लोन दिया और उस पर ब्याज मिलता है तो वह सरकार की राजस्व प्राप्ति होती है, न कि पूंजीगत प्राप्ति। इससे न तो कर्ज बढ़ता है, न ही कोई परिसंपत्ति घटती है। तो देखो यहाँ पे यही तो चीज़ थी कि ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है।
राइट। तो ये नहीं होता, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। सो ये थे आपके 10 आपके इकोनॉमी के PYQs। कुछ और बचे हुए हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। बट इसी के साथ जो है आपको हर एक जो आपका जितने भी आपके PYQs होंगे उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। और एक एक सीरीज़ की एक जैसे सीरीज़ कंप्लीट होगी इसकी आपको PDF भी मिलेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप PYQs करो तो उनको उनकी लाइंस को ठीक से पढ़ो तसल्ली से। जब आप बैठ के काम करोगे, जब पीस जब है, जब वॉर का टाइम नहीं है, तो आप पीस के टाइम में जितना दिमाग को इस्तेमाल करोगे, वॉर के टाइम पे आपको उतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शांति काल का समय है, आराम से। कोई चीज़ फास्ट नहीं होती है, आपको बैठ के टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जा कर के वो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियरिटी के साथ आ पाएगी। यूपीएससी के अंदर आप ये मत समझिए कि समय जा रहा है, समय आपको लगाना पड़ेगा, आपका अपना समय है। दूसरी जगह से समय निकालिए, वहाँ उस चीज़ों को टाइम वेस्ट मत करिए। अपना जो महत्वपूर्ण समय है वो यहाँ इन चीज़ों के साथ लगाइए, ताकि आपको वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से एक चीज़ जो मैं कहना चाहता था कि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ये 2025 के PYQs अपन ने डिस्कस करें। इसके साथ ही अपन अभी इकोनॉमी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इकोनॉमी देखो, प्रीलिम्स पास करने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट अपने मजबूत करने हैं। करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा भागना नहीं है। PD365 के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको रेंडमली देख सकते हैं। 2-3 बार एक ही वीडियोस को देख लीजिए रिपीट करके। बट आपको मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इकोनॉमी को बहुत मजबूत करिए। इकोनॉमी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको कवर करा जा सकता है। इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया। ये 4 सब्जेक्ट आपको इतने अच्छे से कवर करने हैं कि आपको अदरवाइज करंट अफेयर की इधर उधर का मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ये आपके काम बना देंगे। ठीक है, IR को भी पढ़ सकते हो। इन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पे काम थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो वगैरह सारी चीज़ें हैं। बट आपका कोर जो रहना चाहिए वो आपका ये रहना चाहिए। और इनके लिए आपका बेस क्या होना चाहिए? आपका बेसिक मटेरियल प्लस PYQs के इतर कुछ भी नहीं करना। मार्केट में आपको हज़ारों टेस्ट सीरीज़ें मिलेंगी, दिखेंगी, आप चकाचौंध में रह जाएंगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ लूँ, मैंने तो एक भी टेस्ट नहीं लगाया, वगैरह वगैरह। बट PYQs को आप अपना बेस बनाइए। आपकी सारी चीज़ें जो है, सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका समाधान PYQs के पास है। इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक ही क्वेश्चन पर आपको कम से कम 5-5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। आप उनको डिटेल से सर्च करिए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी। मैं अपनी रिसर्च अपना टाइम देता हूँ, तब जाके जिन कंटेंट प्रिपेयर होता है आपके पास में 30-35 मिनट, कभी 25 मिनट का वीडियो मिलेगा। बट इसके पीछे की जो मेहनत होती है वो 1-2 दिन 3 दिन की होती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इफ़ यू अप्रिशिएट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड यू कैन कमेंट। छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इसका इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।